सभी को हमारा नमस्ते। कोई भी चर्चा शुरू करने के पहले जैसा सुनील भैया ने कहा उसके संदर्भ में मुझे 2-3 बातें मुझे अपनी तरफ से कहनी है, जो मैं कह करके बात को शुरू करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर आदमी एक व्यवस्था में ही जीना चाहता है। घर से लेके, ऑफिस से लेके, स्कूल से लेके, काम करने की जगह से लेके, क्लासरूम में भी जहाँ कहीं भी अव्यवस्था दिखती है, हम सबकी इच्छा तो यही होती है कि वो व्यवस्था में बदल जाए, कि नहीं होती? नहीं होती? होती है ना। तो हम वो व्यवस्था चाहते ही हैं। हम में से हर व्यक्ति वो व्यवस्था चाहता है। अगर वो स्वयं से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उस व्यवस्था को हम सीधा सीधा ठीक कर सकते हैं। अगर वो परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो परिवार के सभी लोग मिलकर के उसको ठीक करेंगे, तभी जाकर के चीजें ठीक हो सकती हैं, कि नहीं? ऐसे ही जब हम किसी काम करने की जगह पर होते हैं, किसी संस्था में होते हैं, या कहीं साथ मिलकर के कोई कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम सबों की सामूहिक भूमिका बनती है उस व्यवस्था को बनाए रखने में। इसमें हम में से कोई भी 1, 2, 4, 10 लोग चाहेंगे कि व्यवस्था बनी रहे, उतने से तो बात नहीं बनेगी ना। हम में से हर आदमी अपनी थोड़ी थोड़ी भागीदारी कर दे, ठीक है, काम ढूंढना मुश्किल हो जाता है कहीं भी। तो अभी जब हम में से हर आदमी मिल करके सोचता है ना, ठीक है, व्यवस्था बनना बहुत सहज है, सरल है। हम में से हर आदमी अपनी भूमिका को पहचानने के बदले सिर्फ दूसरों से अपेक्षा रखे कि तुमको ये ठीक करना चाहिए, तुमको ये ठीक करना चाहिए। पूरे दिन भर सोचने से भी एक भी चीज ठीक होगी क्या? नहीं होगी ना। तो व्यवस्था का सिद्धांत इतना सरल है कि हम में से हर आदमी अपनी सहजता के साथ जो उसकी सीमा में है वो ठीक कर ले। जैसे हम अंदर आते हैं चप्पल खोल करके, अगर अपना चप्पल हमको सिर्फ लाइन में लगा के प्रॉपरली रखना हो, ठीक है, तो एक व्यक्ति को सिर्फ इतना ही करना होगा कि जो अपना चप्पल खोला है वो प्रॉपरली प्लेस्ड रहे, कि नहीं? इतना ही तो काम आएगा ना हमारे हिस्से में, कि जो चप्पल हम खोल ही रहे हैं उसको थोड़ा प्रॉपरली लाइन में खोल दें। शायद 2 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। हम जो लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं 110-15 लोग हैं, ठीक है, अगर सारे चप्पल को अनियमित ढंग से खोल आए और किसी एक को ऑर्गेनाइज करना हो, आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा, कि नहीं? तो एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ेंगे तो आधे से 1 घंटा लगेगा। हम में से हर आदमी सिर्फ अपनी भूमिका को निभा ले, 2 सेकंड का काम, 2 सेकंड। वही चीज नाश्ते की जगह पर, खाना खाने की जगह पर भी दिखाई देगा बहुत बार आपको, कि अगर लोग ज्यादा हैं, काउंटर पे लाइन लगी हुई है, ठीक, तो एक तरीका यह हो सकता है कि हम उसमें एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करें, ठीक। कितना भी कर लीजिए, आपका 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा नहीं बचेगा, ठीक। और कम से कम 50 लोगों के लिए वो कठिनाई पैदा होती है। देखे होंगे ना बहुत सारी जगहों पर, कई पार्टियों में भी उस तरह से जो है वो धक्का शुरू हो जाता है। अगर उसी को थोड़ा व्यवस्थित ढंग से हम में से हर आदमी सोचे, ठीक है, बहुत आसानी से खाना खा सकता है। बहुत बार आप सड़क पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम देखते होंगे, वो पूरी प्रॉब्लम में ये दिखाई देगा कि कोई 1 या 2 गाड़ी गलत डायरेक्शन से आके खड़ी हो जाती है, उसके पीछे फिर पूरी लाइन लग जाती है, और फिर वो 1 घंटे 2 घंटे का काम हो जाता है। जब तक 4 आदमी उतरता नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करता है, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। अगर उस 2 मिनट 4 मिनट का धैर्य हम अपने में रख लें, ठीक है, तो वो जो 1 घंटे और 2 घंटे का केओस होता है, फिर 4-6 लोग उतर के उसको ठीक करते, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आम आदमी हो, चाहे ट्रैफिक के लोग हों, उस पूरी समस्या से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है। निश्चित रूप से जब समाज की बात करने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा लगता है कि हम तो चाहते हैं ठीक करना, दूसरे नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो कठिनाई है। बड़े समाज के लिए तो बात मैं मान सकता हूं कि हम ठीक चाहते हैं, दूसरों को कठिनाई है। यहाँ तो हम जो लोग आए हुए हैं वो तो सब ठीक करना ही चाहते हैं ना जी, कि नहीं?
हम तो उन लोगों में से नहीं है ना जो केओस फैलाना चाहते हैं कि है कोई। हम अपनी चाहना को पलट के देखें कि हम क्या चाहते हैं। हम उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं या हम केओस में अव्यवस्था को फैलाने में भागीदार होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ऑडियंस माइक दे दीजिए जी। है बढ़िया। तो जहां जहां माइक हो, कहाँ है माइक? पहला तो इनसे पूछ लेते हैं, इनको दे दीजिए माइक। क्या चाहना है आपकी? व्यवस्थाएं ठीक हो उसमें भागीदार होना चाहते हैं या अव्यवस्था फैले उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? व्यवस्था ठीक हो इसी में भागीदारी देंगे। पक्का? पक्का। बढ़िया। तो आप तो उन लोगों में से नहीं है जो समस्या पैदा करेंगे। दूसरा माइक किधर है जी? बढ़िया, इनको दे दीजिए, इनसे पूछ लेते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित, बढ़िया जी। जी भैया, व्यवस्था में ही भागीदार होना चाहिए। पक्का? जी सर। बढ़िया बढ़िया। तो आपके हाथ में माइक है तो आप ही बता दीजिए आप क्या चाहते हैं। व्यवस्था में भागीदारी। माइक ऑन करना पड़ेगा। व्यवस्था, हाँ, व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था में भागीदार होना चाहते हैं। तो व्यवस्था में भागीदार कम से कम हम लोग तो होना ही चाहते हैं। तो उस वो चीज जब हम होना चाहते हैं, ये हमारे आचरण में, व्यवहार में, जीने में दिखाई देता है ना, तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनता है। मैं कहूं कि मैं व्यवस्था में जीना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको लाइन में प्रॉपरली लगा हुआ दिखाई नहीं दूं, आपको भरोसा होगा कि श्याम व्यवस्था चाहता है? नहीं होगा ना। तो हमारे आचरण में, हमारे जीने में, हमारे व्यवहार में वो चीज आती है ना, तभी एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है। मैं खूब कहूं, क्या नाम है आपका? योगिता। मैं खूब कहूं कि योगिता मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूं, ठीक, लेकिन खाने की चीज खुद लाके खा लूं, आपको नहीं दूं, आपको भरोसा होगा? नहीं होगा ना। तो ये हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है जो ये भरोसे को पैदा भी करता है, और यही हमारा आचरण और व्यवहार है जो एक दूसरे के साथ भरोसा तोड़ भी देता है। आपका जहां जहां भी किसी से भरोसा टूटा हो, आप देखिए उसके व्यवहार के किसी पक्ष ने आपको आहत किया होगा कि नहीं। तो हमारी चाहना ठीक हो ये तो अच्छी बात है, वो व्यवहार में, आचरण में, जीने में भी कुछ जगहों पर दिखाई देता है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर वो आश्वस्ति बनेगी। नहीं तो हर आदमी को ये लगता है कि मैं तो ठीक करना चाहता हूं, समस्या दूसरे में, कि नहीं। और बहुत बार आप देखेंगे कि जो समस्या शुरू होती है ना, वो किसी एक बिंदु से शुरू होती है। जैसे ट्रैफिक की ही समस्या है, कोई पहली गाड़ी पहले गलत लगती है, फिर उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा होता चला जाता है। हम अगर दूसरे नंबर वाले हैं, ठीक, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? वो जो पहला ठीक नहीं है उसको ठीक होने में सहयोग करें, या हम भी उसी गलत की लाइन में आगे बढ़ा दें उसको? जो ठीक नहीं है उसको ठीक करें। इस विधि से हम देखेंगे ना, तो हम दो काम कर पाएंगे। एक, समस्या को स्टार्ट करने वाले हम नहीं होंगे। दूसरा, अगर समस्या स्टार्ट हो रही है तो कम से कम शुरुआती क्षणों में तो हम ठीक होने में सहयोग करने का काम कर सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति हम में सोचना शुरू कर दे ना, तो आधे लोग भी अगर समस्या पैदा करने वाले हों और आधे उसको ठीक करने वाले हों, तो भी काम चल जाएगा ना। क्योंकि एक ही व्यक्ति को तो हमको बताना है, उससे ज्यादा तो करना भी नहीं, कि नहीं। ये समझ में आती बात? तो उस दृष्टि से यहां रहते हुए ना, जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सब किस तरह से भागीदार हो सकते हैं, वो सोच करके जीने की जरूरत है। आज हम यहां जी पाएंगे ना, कल लौट के हम अपने परिवार में भी जी सकते हैं, लौट करके अपने समाज को भी ठीक होने में योगदान कर सकते हैं। कहीं एक जगह से अगर वो जीने की आदत को हम शुरू करने का काम करते ना, तो दूसरी जगहों पर भी उसका असर जाता ही है, जाएगा ही। तो हमारी तरफ से तो इतना ही कहना है कि हम व्यवस्था के पक्षधर हैं, ये मुझे आप सबके लिए पहले से पता है।
पता है, आप भी अपने में जांच के देख ही सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं मिलता ऐसा जो अव्यवस्था का पक्षधर। तो सिर्फ 2 काम करना है, एक खुद व्यवस्थित होकर के जीना है, दूसरा अगर अपने सामने कोई अव्यवस्था होती हुई दिखाई दे, ठीक, तो उसके ठीक होने में भागीदार करना है। सिंपल, ये 2 छोटे काम। एक, हम खुद व्यवस्था में जी सके, दूसरा अगर हमारे रूम के दूसरे लोग नई व्यवस्था में जी पा रहे तो उनको कुछ सहयोग कर सके। ठीक है, ये बात पकड़ में आती। सहयोग करने के संदर्भ में भी मैं एक बात को ध्यान दिला करके सिर्फ छोड़ देता हूं, बाकी चर्चा हम धीरे धीरे आगे करेंगे। हम जब किसी को सहयोग करने जाते हैं ना, ठीक है, तो हमारा उद्देश्य तो यही होता है कि अगला ठीक हो जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? छाया। मान लीजिए कि आज सुबह आपको नाश्ता बनाना था, 8 बजे नाश्ता तैयार करना था, 8:15 20 मिनट हो गया और नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। एक उदाहरण ले रहा हूं मैं। ठीक, अगर मैं यहां से शुरू करूं कि छाया तुम निकम्मी हो, किसी काम की नहीं हो, जिम्मेदारी ले लेती हो उसके बाद भी करती हुई दिखाई नहीं देती हो, तुमको जब भी दिया जाता है तुम ऐसा ही खराब करती हो, पिछली बार भी हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ खराब रहा है, ठीक, तुम पे तो भरोसा करना ही बेकार है। इस भाषा से जब हम आपको कहते हैं कुछ, ठीक, आपको ये सुन करके हमारे साथ जुड़ाव महसूस होता है या हमसे दूरी महसूस होती है? दूरी महसूस होती है। ठीक, माइक वाले जहां भी हों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको माइक दे दें ताकि उनकी आवाज आ सके दूसरे लोगों तक भी। तो दूरी महसूस होती है। एक बार अगर आपकी दूरी हमसे महसूस होने लगे तो ये सारी बात को सुन करके आगे आप अपने को ठीक करना चाहेंगे या हमारे प्रति एक विरोध पैदा होगा और 4 बात हमको भी सुनाना चाहेंगे? ये बात दिखती है। तो ध्यान दिलाने का ढंग ऐसा होने की जरूरत है कि दूसरे तक हमारी बात तो पहुंच सके। अगर हमारी बात पहुंचने के बदले विरोध पहुंच रहा है, अपमान पहुंच रहा है, दूसरे को नीचा दिखाना पहुंच रहा है, दूसरे को बेकार सिद्ध करना पहुंच रहा है, तो फिर हमारी बात कुछ पहुंच भी रही है क्या? हम अपने ही गोल के एगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, हम अपने ही लक्ष्य के एगेंस्ट काम कर रहे हैं अगर हम ऐसी भाषा में बात करते हैं तो, कि नहीं? जो हम चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, ठीक होना तो दूर की बात है, खराब होना और शुरू हो जाता है। कि जिससे आपकी पहले बात हो रही होगी ना, ऐसी भाषा में अगर 3 बार बात करेंगे, चौथी बार से बात होनी भी बंद हो जाएगी। तो हम चाहते तो थे चीजों को ठीक करना, लेकिन जो तरीका अपना लिए वो उसको और खराब कर गया, कि नहीं? तो इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हम अगले को ध्यान दिला रहे हैं तो तरीका हमारा ठीक हो। आप पूछेंगे कैसे पता कि तरीका हमको ठीक है कि नहीं? हमारा एक लाइन का अभी तो सिंपल कहना होगा कि आप अपने से सिर्फ इतना पूछ के देखिएगा कि दूसरा आपको उस विधि से ध्यान दिलाए तो आपको कैसा लगेगा। सिंपल, बाकी तो हम विस्तार करेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो अपने से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि दूसरा आपको किस विधि से ध्यान दिलाए तो ठीक लगता है और किस विधि से ध्यान दिलाए तो खराब लगता है। और जो अपने लिए दिखाई देना कि ये तरीका हमको, अपने लिए ये दिखाई देना, ठीक है, कि जो तरीका हमको ठीक नहीं लगता है वो हम दूसरे के साथ भी ना करें। इतना सरल तो कर ही सकते ना, कि जो तरीका हमको ठीक नहीं लगता है वो हम दूसरे के साथ भी नहीं करें। तो ये 2 प्रिंसिपल के साथ, ये 2 सिद्धांत के साथ हम जीने को देखते हैं। पहला, हम अपनी तरफ से ठीक जी सकें। दूसरा, अगर कोई ठीक नहीं जी रहा है तो उसका ठीक होने में सहयोग कर सकें। तरीका ऐसा हो जो घायल ना करे दूसरे को।
क्योंकि सहयोग तो हम करना इसलिए चाह रहे हैं ना कि अगला ठीक हो जाए, कि नहीं? क्या नाम है आपका? प्रांजल। तरीका हम अप्लाई तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि दूसरा ठीक हो सके। अगर दूसरे को घाव हो जा रहा है, वो घायल हो जा रहा है, दूरी बढ़ जा रही है, तब तो अच्छा है नहीं करना। कम से कम जैसा पैसा तो बना रहेगा, दिनों दिन खराब तो नहीं होगा। ठीक है, इतना ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वर्कशॉप से आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अपेक्षा क्या है? क्या इस वर्कशॉप में आपको मिल जाए तो आपको लगेगा कि आपका आना सफल रहा, मीनिंगफुल रहा, सार्थक रहा? वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसको मैं थोड़ा सुनना चाहूंगा, ताकि हमको एक आइडिया लग सके कि इन बिंदुओं पर हमको बात करनी है। तो कौन बताएंगे? अपन 4 जन बीच में बैठे रहते हैं, कोई मतलब प्रोग्राम हो या कहीं हो, तो वहाँ अपन सबके साथ मिल के, मतलब अनजान जगह चले जाए, मतलब कहीं प्रोग्राम है तो वहाँ अपन सबके साथ कैसे मिल सके, वो ऐसा जैसे हमारे जो महाराज है या हमारे समाज में जान, तो मैं वहाँ अकेला महसूस करती हूँ। उनके बीच में मतलब सबके साथ में होना है सर। तो और लोगों के साथ संबंध और जुड़ाव, हमारा कनेक्शन हमारा कैसे बेहतर हो सके, उसको लेकर के पूछ रही थी कि वो कैसे हो सकता है। ठीक है, और बताइए। माइक हैंड रेज करिएगा, माइक आपको मिल जाएगा। हम पढ़ाई के द्वारा ही क्यों सफल हो सकते हैं? और कोई चीज़ नहीं है क्या पढ़ाई के अलावा सफल होने के लिए? सही बात है, पढ़ाई के अलावा सफल होने के लिए और चीजें हो सकती हैं कि नहीं? बात करेंगे। परिवार में आपसी सहयोग और सामंजस्य बढ़िया कैसे स्थापित करें, अच्छा जीवन जी सके, वो एक एक्सपेक्टेशन है इस वर्कशॉप से। परिवार में सहयोग और सामंजस्य बढ़ सके। माइक सर्कुलेट करते जाइएगा, जिनको भी कहना है वो हैंड रेज कर लीजिएगा। और प्लीज जितना अच्छे से आप इसको अभी बताएंगे, मैं उतना ज्यादा वर्कशॉप में उसका ध्यान रख पाऊंगा। सोसाइटी के अंदर हम सक्सेस होना, लेकिन बिना डर के जी पाए। जी हेलो। भविष्य की चिंताएं कैसे कम करें, क्योंकि जब तक चिंता रहती है हम घर परिवार में सही से बात नहीं कर पाते हैं। गुस्सा रहता है, सबसे चिढ़ रहती है। कई बार घर में होता है ना कि है ना, मम्मी कुछ और बोलते हैं ये करने के लिए, और पापा का कुछ और अलग, मतलब पापा कुछ और अलग करने के लिए बोलते हैं। तो उन दोनों में से हम किसको सही सुनने, मतलब किसकी सुने हम? तो हमें तो दोनों की सुनना है ना। सही बात है, इस पर तो बाद में आएंगे, लेकिन हम अभी कहेंगे पेरेंट्स ये बात जरूर सुन लें कि अगर आपका अंतर विरोध होता है, कंट्राडिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। कम से कम इतना पहचानना तो शुरू करें कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे साथ जीने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम की तरह क्रिएट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्या करेंगे उस पर आएंगे। और जब है ना कभी भी किसी को है ना हमारे घर में गुस्सा आता है ना, तो वो ना मतलब मैं कभी भी, शायद मैं गलत टाइम पे जाती हूँ या ना, वो सारा गुस्सा मेरे पे ही निकाल देते हैं। इससे एक बात तो पता चलती है ना कि दूसरा गलती करे ये जरूरी नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाए उतार लेते हैं। हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार को टाइम नहीं दे पाते। हाँ, आता हूँ, इसको नोट करता हूँ। पिछले पे मैं एक बात बता दूं, अभी ये पहचानना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आप किसी से ही पूछिए गुस्सा क्यों आया, वो कहेगा कारण ये है। ठीक, तुमको थप्पड़ लग जाए, पूछो थप्पड़ क्यों मारे, कहेगा तुम्हारा ये चीज ठीक नहीं था। ठीक, किसी से भी चिल्ला क्यों रहे हो, तुम काम ठीक से नहीं किए। ठीक, हर बार हमको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका कारण कहीं बाहर खड़ा है, कोई दूसरा है जिसकी गलती है और उस कारण से ये सब हो रहा है। जबकि आप देखेंगे ना, जो कह रहे हैं अभी, उससे ये सुनाई पड़ता है कि अगर हमारे अंदर गुस्सा आ गया है
तो अब जो सामने आएगा वो उसका शिकार बनने वाला है अभी, कि नहीं? ये ठीक ऐसे ही है कि हमको ड्राइविंग ठीक नहीं आती है और हम रोड पे चला रहे हैं, जो आगे पड़ेगा वो मरेगा। कि नहीं? तो ये पहचानना जरूरी है कि ये जो हर बार जब हम गुस्से में किसी को कुछ कहते हैं तो उसका कारण सिर्फ बाहर नहीं होता है, उसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि हम ही गुस्से में आ गए हैं। तो वही गलती अगला जब हम प्रसन्न रहते हैं तब करता है ना, कहते हैं छोड़ो यार जाने दो। वही गलती जब उस समय करता है जब हमारा मूड पहले से ऑफ है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब चुका लेते हैं सारे, कि नहीं? तो ये दिखना जरूरी है कि एक बड़ा हिस्सा जो हम बाहर खराब करते हैं वो हमारे अंदर से भी जुड़ा हुआ है। और इसको पहचानना इसलिए जरूरी है कि अगर ठीक करने जाए ना, मेरे हाथ में बारूद है, आपके हाथ में माचिस है, दोनों के योगफल में, दोनों के कॉम्बिनेशन में आग लगती है। मेरे पास डायनामाइट है, आपके पास मैच बॉक्स है, दोनों के कॉम्बिनेशन में आग लगती है, ठीक है? अब अगर हमको इस आग को बचाना है, कहाँ से शुरू करें? अपने बारूद को हटाने से या आपके हाथ से मैच बॉक्स छीनने से? हाँ, माइक जिसके पास माइक है वो रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ, मैच बॉक्स छीनने से। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है। बारूद को हटाने से प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमको हर बार दूसरे के हाथ से छीनना होता है। डायनामाइट हटाना पड़ेगा, अपना डायनामाइट हटा दो। हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि अगर हम खुद ही डायनामाइट लेके घूम रहे हैं, किसके किसके हाथ से मैच बॉक्स छीनोगे? कितनी कितनी जगहों पर छीनोगे? 800 करोड़ लोग हैं जी, यहीं पर रहने में अभी 125 लोग हैं, ठीक है? 100 लोगों को प्रिंट आउट मिल गया, 25 लोग अभी भी बचे हैं, ठीक है? किनके किनके हाथ से छीनोगे? पॉसिबल है? संभव नहीं है। वो जो काम हो सकता है ना कभी भी, वो जो एंड हमारे हाथ में है उससे हो सकता है। हमारे तुम्हारे बीच एक रोप हो, रस्सी हो, धागा हो, एक छोर, एक सिरा उसका तुम्हारे हाथ में है, एक एंड मेरे हाथ में, कि नहीं? अगर हमको उसको समेटना है तो मैं अपने वाले हाथ से काम शुरू कर सकता हूं। तुम वहां खड़े रहोगे तब भी हम समेट लेंगे। देखे होगे ना, जब हम समेटते ना तो हमारे यहाँ छोटे बच्चों को सिर्फ एक काम दिया जाता है कि तुम वो पकड़ के बस खड़ा रहना उधर, ठीक है? हम दूसरे साइड से पूरा समेट लेते हैं। आजकल ठंड के मौसम में ऊन बिनते ना, जो स्वेटर, उसकी भी जो समेटते हैं ना, जब खुल जाता है पूरा, तो कुछ नहीं करना होता, एक छोर फिक्स रहे, दूसरे से आप समेट सकते हो। आप अपने हाथ वाले समेटने के काम को नहीं करो और एक्सपेक्ट करो कि अगला करे, वो तभी तक हो सकता है जब अगला तुमसे अधिक समझदार और जिम्मेदार हो, कि नहीं? तभी हो सकता ना, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या बेहतर है, दूसरों के हाथ में ये छोड़ करके रखना या अपने तरीके को पहचान के वहां से काम शुरू करना? लेकिन सामने वाले को ट्रेन करने के लिए कभी जरूरत नहीं है कि उसको भी मोटिवेट करें कि तुम भी स्टार्ट करो। बढ़िया, आएंगे एक एक प्रश्नों पर कि सामने वाले को ट्रेंड करने के लिए जरूरी है कि नहीं है। सामने वाले को आप ट्रेंड करना चाहते हैं ना, उसकी पहली शर्त है कि वो आपसे ट्रेंड होना चाहता है कि नहीं, ये तो रुक के देख लीजिए। बहुत बार हम दूसरों को ट्रेंड करने में लगे हैं, ये बात भूल जाते हैं कि दूसरे के पास हमको ट्रेंड करने का एक लंबा लिस्ट है, लंबा लिस्ट है। और मैं तो कहता हूं किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 15 साल से अधिक हो गई हो ना, ठीक है, आप लिस्ट निकाल के देखिए, पेरेंट्स के ठीक होने की 20 बिंदु उसमें लिखे मिलेंगे, कि नहीं? हंस रही है। 15 साल से अधिक जिस बच्चे की भी उम्र हो गई हो, उसको एक कागज दीजिए लिखने के लिए ना, वो 20 बिंदु बताएगा कि पेरेंट्स को क्या क्या ठीक होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीजें ठीक नहीं चल रही है। ये एज में डिप्रेशन में जाने की बात, पढ़ाई और बाकी सब चीजों के लिए डिप्रेशन में। बिल्कुल सही बात है, ये एज तो नहीं है जाने की, लेकिन हम लोग धक्का मार के भेज रहे हैं आप लोगों को, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सिचुएशन तो हम ही लोग बना रहे हैं जी।
तो कैसे ठीक करेंगे उस पर बात करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको क्या, आता हूं एक साइड से चल रहा हूं, मैं आता हूं। हमको क्या सिचुएशन आज के दिन मिला है उस पर तो बहुत कंट्रोल नहीं होता हमारा, लेकिन इस बात पर हमारा बहुत कंट्रोल है कि हम आगे अगले वाले को क्या सिचुएशन देंगे कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि ये पीढ़ियां चल रही है। अजी एक आदमी की उम्र कितनी होती है, 70 साल 80 साल, बहुत जी गया तो 100 साल। एक्टिव लाइफ पीरियड कितने होते हैं, 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल, इतना ही तो काम करते हैं हम एक्टिवली। पहले 30 साल तो आजकल पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, और बाद के 20-25 साल जो है वो डॉक्टर की दवाई खाने में चले जाते हैं। तो जो एक्टिव आवर्स है वो तो 30-40 साल ही हैं जी हमारे। अगर कोई समस्या भी पैदा कर रहा है तो वो 30-40 साल ही तो कर सकता है। अगली पीढ़ी अगर मन बना ले कि इन समस्याओं को आगे नहीं बढ़ाना है तो एक भी समस्या 40 साल बाद दिखाई देगी क्या? नहीं दिखेगी ना। तो जितना जो बड़ा बड़ा पहाड़ आपको लग रहा है ना कि इनका क्या हो सकता है, मैं सबको कहता हूं अधिकतम उम्र उनकी 40 साल है, अगर आपकी पीढ़ी मन बना ले तो। और कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 काम करना है। एक, खुद ठीक जीना है। दूसरा, वो समस्या जिससे हम परेशान हो रहे हैं वो अगले के लिए नहीं खड़ा करना है। कोई बहुत पहाड़ तोड़ने भी मैं नहीं कह रहा हूं कि कल से हिमालय नहीं दिखे वहां। एकदम सिंपल काम है कि हम ठीक जी लें और जिन समस्याओं को हम झेल रहे हैं उसको पास ऑन नहीं करें, बस पास ऑन नहीं करें। 40 साल बाद ढूंढे प्रॉब्लम नहीं मिलेगा जी। और पूरे समाज की जगह से देखते हैं तो 40 साल कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो करेंगे इस पर बात एक एक पर। मैं तो अभी सिर्फ 1-2 लाइन कुछ बता दे रहा हूं इसलिए कि आप उस पर थोड़ा सोचना शुरू कर सकें। वही सोचना आपको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत बारीकी से उसको देखे नहीं है, अन्यथा एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है। कई बार हमारा नाश्ता करने जाते हैं आप, एक दिन आप प्रसन्न होकर लौटते हैं, बड़ा अच्छा नाश्ता था। एक दिन आप शिकायत करते हुए और 2 बात सुनाते हुए लौटते हैं कि यार ये लोग कुछ नहीं खिलाते हैं, ठीक, बेकार चला गया। इसका मतलब कोई तो एक्सपेक्टेशन था आपका, आप ध्यान रखे थे चाहे नहीं रखे थे। आप शादी के किसी पार्टी में जाते हैं खाना खाने के लिए, लगे हुए स्टॉल में आप जाके कुछ चीजों को सेलेक्ट करके खाते हैं, ठीक। कुछ तो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, जिस हिसाब से हम एक स्टॉल पे जाते हैं और दूसरे पे नहीं जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उस स्टॉल पे जाने वाला कोई नहीं होता है, जिस पे आप नहीं जाते हैं उस पे भी 4 लोग लाइन लगे होते हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस काम तो कर रहे होते हैं। मैं कई बार मार्केट जब सामान लेने जाता हूँ ना, कुछ सामान को देख के ही हमको लगता है कि यार इसको तो कभी मैं घर में ना लाऊं, कलर नहीं ठीक लगता, डिजाइन ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ से ये भी सोचता हूँ कि बाजार में ये है तो कोई तो ले जाता होगा ना, जिसको मैं अपनी लास्ट चॉइस मानता हूँ, किसी की वो फर्स्ट चॉइस भी हो सकती है कि नहीं, होती है ना। तो करेंगे, एक एक पर बात करेंगे कि कैसे उसको कर सकते। अपने जीवन साथी को कैसे सुधारें? अपने जीवन साथी को कैसे सुधारें? जीवन साथी भी लिस्ट बना रहा होगा आपको कैसे सुधारें। करेंगे, बात करेंगे इस पर। लेकिन मजे की बात देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को जाने अनजाने ये लगता रहता है कि बाहर चीजों को ठीक करना है, दूसरों को ठीक होना है। हमारा ध्यान भी बड़ी मुश्किल से इस बात पर जाता है कि हम भी तो कहीं हिस्से हैं, कुछ भाग अपने को भी तो ठीक होना होगा। और मैं हर बार कहता हूं कि दूसरों को अगर ठीक करना भी चाहते हैं तो मैं आपको अगर चाहता हूं कि आप मैथ सीख लें, इंग्लिश सीख लें, तो पहले हमको खुद मैथ्स और इंग्लिश सीखना होगा या बिना सीखे आपको सिखा देंगे? ये बेसिक बात को पकड़ना जरूरी है कि जो चीज हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, सीखने में सहयोग करना चाहते हैं, वो कला, वो आर्ट, वो अंडरस्टैंडिंग पहले हमको खुद डेवलप करने की जरूरत है। दूसरों को सहयोग करने जाते हैं ना तो 2 हिस्सा हो जाता है। एक, पहला खुद ठीक होना, दूसरा दूसरे को इस तरीके से ध्यान दिलाना कि सहजता से बात पहुंच सके कि नहीं। उसमें डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी लगता है कि वही सबसे आसान है और शुरू वहीं से करना है, और उसकी कठिनाई ये होती है कि फिर मैं आपको ठीक करने की सोचता हूं
आप हमको ठीक करने की सोचते हैं। घर में कोई भी दो लोग जी रहे हो साथ में ना, सबके पास दूसरे को ठीक करने की लिस्ट है। चीजें कैसे हल होगी? मैं आपको ठीक करने में लगा रहा हूं, अपने पर ध्यान नहीं दूं, आप हमको ठीक करने में लगे रहें, अपने पर ध्यान नहीं दें, इससे चीजें ठीक होगी? या आप अपना हिस्सा ठीक करें और मैं अपना हिस्सा ठीक करूं, इससे चीजें ठीक होंगी? इतना सिंपल है ना। हम इस पहले स्टेप को जंप नहीं कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं। और गलती हम में से ज्यादातर लोगों से यही होती है कि हम उस पहले स्टेप को जंप कर जाते हैं। क्या पहचान है कि हम जंप किए हुए हैं? पहचान एकदम सिंपल है कि अगला व्यक्ति भी हमारे लिए 10 शिकायतों की लिस्ट लेके बैठा हुआ है, जैसे हम दूसरे के लिए बैठे हुए हैं। जैसे हमको लगता है कि आप में ये चीजें ठीक होनी चाहिए, आपके पास भी अगर वही लिस्ट है मेरे लिए, तो अभी हमको पहले अपने को ठीक करने की जरूरत होगी, फिर आपको ठीक होने में सहयोग कर सकते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आती? जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरों को सुधारना है, तो आपने बोला ना कि दूसरों को सुधार के बैठे हैं, हमें अपने में ही सुधार करना है, इसको भी तो ये लगना चाहिए ना कि हाँ मुझे भी कुछ सुधार करना चाहिए, है ना। तो कहीं भी हम बदलाव बाहर चाहते हैं ना, मैं अगर आप में कुछ बदलाव चाहता हूं और अभी नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए कि अभी बदलाव आप में नहीं हो पा रहा है और मैं चाहता हूं, उसका एक ही तरीका है, मुझे अपने एक्सप्रेशन के तरीके को बेहतर करना होता है। आप प्रश्न पूछते हमको, मैं जो उत्तर देता हूं अगर उससे आप कनेक्ट नहीं कर पाए और मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए, तो हम क्या करेंगे? दो उपाय हो सकता है। एक ये कहें कि तुमको समझने की तमीज नहीं है, अपना तमीज ठीक करो। दूसरा डिजाइन ये हो सकता है कि मैं अपने बताने के तरीके को पहले से बेहतर करूं, दूसरे तीसरे तरीके से, अलग अलग एग्जाम्पल से। लैंग्वेज का इशू है तो लैंग्वेज चेंज करके उसको रिस्पॉन्ड करूं। इससे आपको समझ में आएगा? या सिर्फ पहली वाली शिकायत करते रहें, इससे समझ में आएगा? सेकंड से आएगा ना। बढ़िया। ये जितना परिवार में, समाज में, दूसरी जगहों पर समस्याएं दिख रही है ना, ठीक है, सबको दिखता है कि समस्याएं बहुत सारी हैं। क्यों है? अगर उसको देखेंगे ना, तो मैं हर बार ये सवाल पूछता रहता हूं कि पिछले 20, 25, 30 सालों में देखेंगे ना, आपकी उम्र 15, 17 साल भी है, तो जो 10, 12 साल भी आपने जिंदगी के देखे होंगे ना, आपको दिखेगा कि हमारी मोबाइल की टेक्नोलॉजी दिनों दिन बेहतर हो रही है, हमारे कंप्यूटर दिनों दिन बेहतर हो रहे हैं, हमारे कपड़े के डिजाइन और फैशन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ब्यूटी क्रीम के 20 वैरायटी रोज निकलते जा रहे हैं कि नहीं? पहले तो एक साबुन होता था जिससे आप चेहरा धोए कि बाल धोए, वो सब एक ही मिलता था। आज के दिन तो एक एक के लिए अलग अलग है जी, गर्मी में अलग, ठंडी में अलग, ठीक, बाल के लिए अलग, चेहरे के लिए अलग, शरीर के लिए अलग, होठ के लिए अलग, आंखों के लिए अलग, इतनी वैरायटी हो गई है ना जी। पूरा परिवार एक ही साबुन से नहा। हाँ, ये कह रहे हैं पूरा परिवार एक ही साबुन से नहाता था, लाइफ बॉय। आज के दिन तो ज्यादातर समय लाइफ बॉय जो है ना ठीक है, वो कहीं हाथ धोने की जगह पे भी मिल जाए तो बड़ी मुश्किल से, कि नहीं? तो ये दिखता है कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी में हमने चीजों को बेहतर किया है, कपड़े की टेक्नोलॉजी में हमने वेराइटीज बढ़ाए हैं, साबुन, सर्फ, शैम्पू, सबकी वैरायटी को हमने बढ़ाने का काम किया है। उन सब जगहों पर हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, चीजों को बेहतर बनाया है। ये सब के बीच में मानव के रूप में खुद को बेहतर बनाने का और दूसरों को बेहतर बनने में सहयोग करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कपड़े अच्छे हो जाएं, मोबाइल अच्छे हो जाएं, घड़ी अच्छे हो जाएं, जूते अच्छे हो जाएं, चप्पल अच्छे हो जाएं, इतना ही पर्याप्त है? या वो सबको पहनने वाला, प्रयोग करने वाला मैं ठीक हूं, ये भी जरूरी है? ये बात समझ में आती कि मानव के रूप में अगर हम सभी लोग ठीक नहीं होंगे तो ये कपड़े, जूते, चप्पल, मोबाइल, घड़ी, ये ठीक हो करके भी क्या मिलेगा? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको ठीक ना करें, भाई उनको तो ठीक कर ही रहे हैं हम,
कपड़े पर, जूते पर, चप्पल पर, मोबाइल पर, टेक्नोलॉजी पर तो काम कर ही रहे हैं हम। उन टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने वाला मानव ठीक हो कि नहीं हो? हम सभी मनुष्य जो उसका प्रयोग कर रहे हैं वो मानव के रूप में हम ठीक हो कि नहीं हो? ठीक हुए बिना इसमें से ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं हर बार ये बात कहता रहता हूं कि अगर हमारा रूम जो है वो किसी गंदे नाले से पानी और कचरा आ रहा है और उससे रूम गंदा हो रहा है, ठीक है, तो हम पहले रूम की सफाई करने का काम करेंगे, उसमें झाड़ू पोछा और वाइपर लगाएंगे, या पहले जिस नाले से वो कचरा आ रहा है उसको बंद करेंगे? उसको बंद करेंगे ना। अगर उसको बंद किए बिना हम झाड़ू पोछा वाइपर मारते रहेंगे, पूरी जिंदगी में कोई हल निकलेगा? हमको लगता है मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, ठीक है, पूरा दिन लगा दिया हमने सफाई करने में, सफाई हो नहीं रही है। वो नहीं इसलिए हो रही है क्योंकि जिस नाले से कचरा आ रहा है उसको बंद करने पर, उसको साफ करने पर, उसको मॉडिफाई करने पर हम काम नहीं कर रहे जी। वो नालायक तो ढूंढा हुआ है पहले से उसको ठीक होना है तो ये पहचानना जरूरी है कि प्रकृति में जो ये इतनी सारी समस्याएं फैली हुई हैं उसके कोर में मानव का गलत जीना है। तो मानव अगर ठीक होने का काम नहीं करेगा, हम अपने जीने को ठीक होने का काम नहीं करेंगे, तो बाहर दूसरे ईंट पत्थरों पर कितना भी काम करेंगे उससे क्या हासिल होगा? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से ध्यान दिलाऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर इन चीजों को ठीक करने पर काम नहीं करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, करेंगे ही, पर उसके साथ साथ मनुष्य ठीक हो, उसका आचरण ठीक हो, उसका व्यवहार ठीक हो, उसका जीना ठीक हो, उसका सोच विचार ठीक हो, इस पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया हाँ, ये ना अभी हम सारी ठीक होने की बात कर रहे हैं, इस समस्याओं की बात कर ली, पर ज्यादातर समय ज्यादातर लोगों के और कभी कभी हमें से सबके ही मन में ये आता है कि ठीक होना ही क्यों है जब सब लोग ऐसे जी रहे हैं, ऐसे चल ही रहा है। मेरे ख्याल से ये जो समस्या आ रही है ना, हम दूसरों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच भी इसीलिए रहे हैं कि दूसरे ठीक हो जाएंगे फिर मैं भी ठीक होने की कोशिश कर लूंगा। अभी लग रहा है कि जब सब ऐसे ही जी रहे हैं, सब ऐसे ही चल ही रही है जिंदगी, तो अपने को ठीक करने के लिए अलग से कष्ट उठा करके मैं क्यों प्रयास करूं? मतलब चल रहा है, ठीक है, चलने देते हैं, वैसा ही चल रहा है जैसे। अगर जो चल रहा है उसमें आप आराम में हैं, तृप्ति मिल रहा है, सुखी हैं, संतुष्ट हैं, बढ़िया लग रहा है, कोई जरूरत नहीं है करने की। अगर लग रहा हो कि जो चल रहा है उसमें जीते हुए हम परेशान हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जिंदगी के बढ़ रहे हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है, जितने ज्यादा साल एक दूसरे के साथ जीते हैं शिकायतों की लिस्ट उतनी बढ़ती चली जाती है। अगर लग रहा है कि जिंदगी उलझ रही है, अगर लग रहा है कि शाम को बच्चा घर लौट के नहीं आता है तो तकलीफ होती है, ठीक है, भय शुरू हो जाता है, अगर लग रहा है कि अपने अंदर का तनाव फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, अगर ये लग रहा है कि रिश्तों में हम ठीक जीना चाहते हैं और नहीं जी पा रहे हैं, तो बदलाव की जरूरत है कि नहीं है वो भी तय कर लीजिए। तो अगर सब बढ़िया ही चल रहा है तो किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, मजे किया जाए। लेकिन अगर लग रहा हो कि स्थिति ऐसी है कि गर्म पानी में जब किसी को धकेल दिया जाए तो जैसा उबलता हुआ महसूस होता है, वैसी स्थिति दिखाई दे कि सिचुएशंस ठीक होने की जरूरत है, तो काम करना ही बनता है। और आप अकेले इसको बोझ की तरह लेके करें, मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। आपको प्यास लगी हो, सामने साफ पानी रखा हो और गंदा पानी रखा हो, आप कौन सा उठा के पिएंगे? साफ पानी पिएंगे ना, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन जैसे साफ पानी पिएंगे, 1000 आदमी गंदा पानी पी रहे हैं तो मुझे भी गंदा पानी पीने की आदत पड़ेगी। मजे की बात है कि जिंदगी में 200 बार आपने लोगों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते देखा होगा। माइक दे दीजिए इनको।
200 बार आपने लोगों को गुस्सा करते देखा होगा, अपमान करते देखा होगा, विरोध करते देखा होगा, आपकी भी आदत बन गई होगी, ठीक है। वो सब के बावजूद आप बताइए कि जब आपको कोई अपमान करता है, गुस्से में कुछ कहता है, तो आप आराम में रहते हैं कि परेशानी महसूस करते हैं? परेशानी महसूस होती है। ये बात दिखती है ना? इससे पता चलता है कि But कुछ sir, परेशानी महसूस होती है, मैं भी तो किसी को परेशानी देता हूँ। एग्जैक्टली तो इसलिए अल्टीमेटली ये जो दूसरे हमको परेशानी कर रहे हैं, हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं, इसी चक्र को बढ़ाते रहना है या इसको ठीक करने के लिए कुछ काम करना है? बस यही करना है, ठीक करना है। इतना सिंपल बात है जी, इतना सिंपल बात है। 2 चॉइस है हमारे पास। लेकिन हमें वो महसूस तो हो, पहले महसूस होगा, हम तभी तो अच्छे से कर पाएंगे। एग्जैक्टली ये महसूस करने के लिए ही ये सवाल पूछा मैंने कि 200 बार आपने अपमान देखा होगा, विरोध देखा होगा, वो सब के बावजूद आप देखिए कि आज भी कोई आपको अपमानजनक ढंग से कहता है तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? माइक लेके बताइए, लोग भी सुन पाएंगे। बुरा लगता है। बुरा लगता है। यही बताता है इस बात को कि जो चल रहा है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो चल रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इससे ये पता चलता है। एक ऐसे भी हो सकता है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न हो। वही क्या करें, इस पर तो हम आएंगे अभी एक एक करके। पहचानना तो शुरू करें पहले कि हम चाहते हैं ये, और मनुष्य का ठीक होना जरूरी है। ये लाइन जो आप कह रहे हैं ना, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना हो, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर वो हो जाता तो ये लिस्ट ही ना बनती। और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना तो छोड़िए, ये जो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है ना, ये ऐसा है कि अपना कमरा साफ सुथरा है, अब बाहर से गंदगी ना आए। मैं तो कह रहा हूं एक बार रुक करके ये भी तो देख लिया जाए कि अपना कमरा भी साफ है कि नहीं है। वरना आप कह रहे होंगे कि दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होंगे, दूसरा कह रहा होगा कि इसकी अयोग्यता से कैसे बचें। इनकम्पिटेंस, अयोग्यता इज इनकम्पिटेंस। तो हम बाहर से अपने को सुरक्षित करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। खिड़की दरवाजे हम ठीक करेंगे ही, उसमें जाली लगाएंगे ही ताकि कचरा बाहर से ना आए। सिर्फ उतने से काम चलेगा या उसके पहले रूम साफ होना भी जरूरी है? अगर रूम ही अपना साफ नहीं हो, उसी में कचरे के 10 बॉक्स रखे हुए हों, जाली कितना भी लगा लीजिए, अंदर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी? ये पहचानना जरूरी है। पहला काम अपने रूम को साफ करना होता है, अपने रूम को साफ करना होता है, यानी अपनी कंपिटेंस को हमको डेवलप करना होता है। दूसरा काम है फिर कि दूसरे के इनकम्पिटेंस से अपने को बचाए रखना होता है। ये पार्ट 2 है। थर्ड पार्ट उसके आगे एक और है, वो ये है कि दूसरों के ठीक होने में भी हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। आप क्या चाहेंगे? पूरे संसार में सब जगह आग लगी रहे और आप फायर प्रूफ जैकेट पहन के घूमते रहें, सिर्फ इतना ही चाहेंगे, या आग ना लगे बाहर ये भी चाहेंगे? वो भी चाहेंगे ना। तो आखिरी स्टेप ये है। तो हम क्रम से इन तीनों पर बात करेंगे। अपना रूम साफ हो जाए पहले उस पर बात करेंगे, फिर खिड़की दरवाजे की जालियां कैसे ठीक हो सकती हैं उस पर बात करेंगे, और फिर हम बाहर निकल के दूसरों को ठीक होने में सहयोग कर सकें इस पर भी बात करेंगे। ये 3 स्टेप है हमारा, जिस पर हम क्रम से एक एक करके चलेंगे। तो मनुष्य के ठीक होने में अगर हम सबको ठीक होना है तो अगला प्रश्न यही बनता है कि शुरुआत कहां से करेंगे। सिर्फ हम अपेक्षा रखें आपसे कि आप ठीक हो जाएं, आप अपेक्षा रखें हमसे कि मैं ठीक हो जाऊं, आप एक्सपेक्टेशन रखें मुझसे कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं एक्सपेक्टेशन रखूं आपसे कि आप ठीक हो जाएं। ऐसा सिर्फ एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखने से चलेगा, या हम सबको अपनी अपनी जगह से पहले खुद ठीक होने और फिर दूसरे को ठीक होने में सहयोग करने से बढ़ेगा? तो
अगर हम चाहते हैं कि मानव ठीक हो, सर्व मानव ठीक हो, पूरा परिवार ठीक हो, पूरा समाज ठीक हो, पूरा देश दुनिया ठीक हो, तो शुरुआत स्वयं से करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हर आदमी अच्छी अंग्रेजी बोले, अच्छे गणित के प्रॉब्लम्स को हल कर पाए, तो पहले मैथ्स को, इंग्लिश को हमको खुद समझने और सीखने की जरूरत होगी, फिर हम दूसरों के लिए भी हेल्प हो सकते हैं। हमको स्विमिंग आती नहीं, आपको सिखा देंगे। हमको ड्राइविंग आती नहीं, आपको सिखा देंगे, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाएंगे। ये बुद्धिमत्ता है कि मूर्खता है? तो पहला बात मैं ये कह रहा हूं कि समस्याओं के मूल में अगर आदमी है तो आदमी को ठीक होने की जरूरत है। कठिन हो, आसान हो, ये सब गैर महत्वपूर्ण बात है। आग लगी हुई है जहां पर, बुझाना तो उसी को पड़ेगा ना। 3rd फ्लोर पे आग लगी है तो जाके 3rd फ्लोर पे बुझाएंगे कि 1st फ्लोर पे पानी डालेंगे? ये कह के कि 3rd फ्लोर तक चढ़ना कठिन है, 1st फ्लोर पे ही पानी डाल लेते हैं, बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। हमको दिल्ली जाना है यहाँ से, उसका रास्ता बहुत खराब है, उबड़ खाबड़ है, सड़कें टूटी हैं। कोलकाता का रास्ता बहुत अच्छा है। जाना दिल्ली है तो कौन से रास्ते से जाएंगे? जो दिल्ली जाती है कि जो कोलकाता जाती है? तो कठिन हो या आसान हो, उस पर तो हम धीरे धीरे देखेंगे, पर यह पता होना जरूरी है कि अगर आग 3rd फ्लोर में लगी है तो बुझाना भी जाके 3rd फ्लोर पे ही पड़ेगा ना, कि नहीं? वो एक पुरानी कहानी है राबिया के बारे में। एक राबिया ओल्ड लेडी हुई है हिस्ट्री में, उसकी एक स्टोरी है पुरानी कि वो शाम को एक बार जो है ना, जब अंधेरा हो जाता ना, तो लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने पर वो कुछ नहीं मिला, तो राह से गुजरते हुए जो भी उनके लोग थे परिचित, वो साथ में मिलके ढूंढने लगे। 15-20 मिनट उस छोटी सी जगह पे लैंप पोस्ट के नीचे ढूंढने के बाद जब नहीं मिला, ठीक है, तो उसने पूछा किसी ने राबिया से कि भाई यहाँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? सुई? उसने कहा हाँ, सुई गिर गई थी उसकी कहीं। उसने कहा तुमको पक्का पता है कि सुई यहीं गिरी है? उसने कहा नहीं, सुई यहाँ तो नहीं गिरी है, सुई तो तालाब में गिरी है जहां से मैं आ रही हूँ। दिमाग खराब होता है ना हमारा, कोई ऐसा बोल दे तो, कि नहीं? तो लोगों ने उससे कहा कि भाई जब सुई तालाब में गिरी है तो फिर यहाँ काहे ढूंढ रहे हो, और यहाँ ढूंढने से कभी मिलेगा क्या? उसने कहा यहाँ इसलिए ढूंढ रहे हैं कि वहां अंधेरा है, यहाँ लाइट है। तो लाइट के नीचे ढूंढने से मिलेगा कि जहां सुई गिरी है वहां ढूंढने से मिलेगा? तो अंधेरा हो या उजाला हो, ढूंढना तो वहीं पड़ेगा ना जहां गिरा है। तो अगर समस्या मानव में है तो कठिन हो कि आसान हो, काम तो वहां करना पड़ेगा ना जी। हम कहेंगे कि वो कठिन है, ये वाला आसान है, तो उस आसान को कितना भी करते रहें, हल नहीं निकलेगा ना, कि नहीं? और चीजें कठिन और आसान तो इस बात से तय होती हैं कि हमने बचपन से क्या करने का अभ्यास किया है। आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, हो सकता है आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, अच्छे मैथ्स के क्वेश्चंस को हल कर लेते हो, जबकि आपके पेरेंट्स नहीं कर पाते होंगे, नहीं कर पाते होंगे। हमारे यहाँ मजाक में कहते, मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सुनाते रहते, तो उसने किसी जगह पे जाके कहा कि तुमको पता है इंग्लैंड और अमेरिका के लोग बड़े स्मार्ट और तेज होते हैं। कहा कैसे? कहा हमारे यहाँ 18 से 20 साल बाद भी अंग्रेजी हम अच्छी नहीं बोल पाते हैं, वो 5-6 साल में बोल लेते। तो 5-6 साल में जो अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक, ये स्मार्टनेस का परिचय है या सिर्फ इतनी बात है कि बचपन से अंग्रेजी बोलने का अभ्यास हुआ है? इतना ही है ना। तो जो शुरू से हम करते आते हैं ना, वो चीजें हमारे लिए सरल और आसान हो जाती हैं। जिनको हमने लंबे समय तक किया नहीं है वो कठिन होता है। आप अपने घर में देखोगे, आपकी दादी के एज के जो लोग होंगे ना, मोबाइल चलाना उनके लिए बहुत कठिन काम लगता है, कि नहीं? घर का 3 साल का बच्चा उनसे अच्छा मोबाइल चला लेता है जो 70 साल की दादी नहीं चला पाती, कि नहीं? दिखता है ना ये बात?
3 साल का बच्चा, ज्यादा नहीं, वो भी मोबाइल चला लेता। मेरे यहाँ हमारी एक छोटी बिटिया रहती थी संस्थान में, कृष्णा, वो बढ़िया मोबाइल पकड़ लेती। उस एज का बता रहा हूँ, अब तो बड़ी हो गई थोड़ी। और आजकल तो सब बोल करके काम हो जाता, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। आप उस पे ऑन कर दीजिए, बच्चों के लिए कहानियां सुनाओ, वो यूट्यूब एक लिस्ट लेके आ जाता है, उसमें से एक को टच कर लीजिए, चलना शुरू हो जाता है। तो आसान और कठिन तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम बचपन से तैयार किस चीज के लिए हुए हैं। हम बचपन से अगर मैथ्स और साइंस को प्रिपेयर करने के लिए तैयार हुए हैं तो आसान लगता है, इंग्लिश के लिए हुए हैं तो वो आसान लगता है, हिंदी के लिए हुए हैं तो वो आसान लगता है। तो आसान और कठिन तो इस बात से तय होता है कि हमने एफर्ट कहाँ किया है और कितने दिन किया है और कितनी सिंसियरिटी से किया है। जिस बात पर हम एफर्ट नहीं करेंगे वो तो हमारे लिए एक भय की तरह, एक डर की तरह बैठ जाता है। कब तक भागते रहेंगे उससे? समस्याएं अगर कहीं दिख भी रही है तो उससे भागना उपाय है या रुक करके उसको फेस करना और रिजॉल्व करना उपाय है? हमको ड्राइविंग नहीं आती है तो हम हर जगह ड्राइविंग के अवसर पर भागते रहें, इतने से काम चलेगा? या एक दिन समय निकाल के 15 दिन 20 दिन लगा करके ड्राइविंग सीख लें, इससे सॉल्व होगा? तो अगर लगता भी है किसी जगह पर कि मानव का ठीक होना कठिन है तो रुक करके एक बार इसको ठीक कर लेने की जरूरत है या इसको इग्नोर करते रहने की, टालते रहने की जरूरत है? ये बात समझ में आती? तो मैं 2 सिंपल बात कह रहा हूं पूरे को समेट के आगे बढ़ने के पहले। पहली बात ये कि जितनी समस्याएं दिखाई दे रही हैं हमको, उनके कोर में मानव का गलत जीना है, ह्यूमन बीइंग का गलत जीना है। दूसरा, ह्यूमन बीइंग को अगर हम ठीक होना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ठीक हों, तो स्टार्ट स्वयं से करने की जरूरत है। अपना ही कैंडल बुझा हुआ हो, अपना ही दिया बुझा हुआ हो, दूसरे के दिए को जला सकते हैं क्या? नहीं जला सकते। तो अपना कैंडल पहले जलना जरूरी है, अपना दिया जलना जरूरी है, फिर हम दूसरे के दिए को भी जलाने का काम कर सकते हैं, वहां भी सहयोग अदा कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके समस्याएं हैं समाज और परिवार की तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उन चर्चाओं के समाधान को अगर ढूंढने जाएंगे, ठीक है, तो कहां से शुरू करेंगे, ये प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा तो कर ही रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है कि हम उनको नहीं देखेंगे, देखने के तो अभ्यस्त हो गए हैं हम सब, और पर्याप्त दिखाई देता है एक दूसरे का। जिनको आप छोटे से छोटे बच्चे भी कह रहे हैं ना, और आपको ऐसा लगता है कि इनको अभी उतना पकड़ में नहीं आ रहा है, इनको पर्याप्त पता है हमारे आपके बारे में, ठीक है? एक 5 साल के बच्चे को भी ये पता होता है कि मम्मी से चॉकलेट मांगना है तो कौन से मूड में जाके मांगना है और कौन से समय नहीं मांगना है कि नहीं? देखिए ना आप घर में, ठीक है, उसको पता चलता है जी। शीश राम जी कह रहे हैं ठीक बात है, घर में पोते होंगे, उनके बेटे होंगे, नातियां होंगे, ये दिखता है कि जी हमको लगता है, हम में से ज्यादातर लोगों को, कि समझदारी तो सारी हमारे पास है, ठीक है? हमको ये भी नहीं पता चलता है कि ये पहला ही जगह है कि अगर इससे आप दूसरों से चर्चा को भी शुरू करेंगे ना, डायलॉग फंस जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं आगे। घर में ज्यादातर समय चर्चाएं बहस में बदल जाती हैं, क्योंकि हम दोनों शुरू ही करते हैं इस जगह से कि ठीक हमको पता है कि नहीं, फिर देखो बहस चलता रहता है एक के बाद एक। तो मैं अभी डिटेल्स में तो नहीं जा रहा हूं, मैं तो अभी एक एक करके भूमिका पर आ रहा हूं। क्रम से हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे, और पिछले घंटे भर में भी जो मैं टॉपिक्स ओपन कर रहा हूं, ये क्लोज नहीं कर रहा हूं,
ये तो सिर्फ अभी शुरू कर रहा हूं ये बताने के लिए कि नेक्स्ट 8 डेज में हम किन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें से किसी टॉपिक को मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं। आपके क्वेश्चंस को लिख करके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने उत्तर दे दिया है। बातें इस पर होगी, हो सकता है ज्यादातर उत्तर आप खुद ही निकाल लें अलग अलग सिचुएशंस में। मैं तो उत्तर देने से ज्यादा इस बात पर भरोसा रखता हूं कि वो कॉम्पिटेंस आपका डेवलप हो जाए कि उत्तर आप खुद ढूंढ सकें, इसके भी और 10 और प्रॉब्लम के भी, कि नहीं। वो योग्यता हमारी बढ़ जाए, फोकस हम वहां करेंगे। तो करेंगे बात धीरे धीरे। जो 2 बातें हमने कही मैं उसको फिर से समराइज कर दूं। पहली हमने ये कही कि जो आज के दिन समस्याएं दिखाई दे रही हैं उसके कोर में मानव समाज का ठीक होना जरूरी है। पेड़ पौधों की समस्याएं अपनी समस्याएं नहीं है, ईंट पत्थर की समस्याएं अपनी समस्याएं नहीं है, समस्या हमारी आपकी है। और उसका दुख भी, उसका पीड़ा भी हम ही को भोगना पड़ता है। मैं बार बार ये पूछता रहता हूं, दिल्ली की हवा खराब हो गई है तो समस्या हवा को है कि आदमी को है? अगर पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा है तो समस्या पानी को है कि आदमी को है? तो ये भी दिखना जरूरी है कि ये जो हम नालायकियत पैदा कर रहे हैं ना, भोगना भी सबसे पहले हम ही को पड़ता है, उसको हम ही को पड़ता है। तो ठीक होने की जगह से पहली बात मैं कह रहा हूं कि मानव को ठीक होना जरूरी है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि मानव के ठीक होने की बात अगर करेंगे तो खुद ठीक हो करके ही दूसरों को ठीक होने में सहयोग किया जा सकता है। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि खुद पूर्णता तक पहुंच जाए, सब ठीक हो जाए तब दूसरों को सहयोग करिएगा। लेकिन इतना तो पहचानना ही पड़ेगा कि हमको गणित के ऐड करने के नियम आते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के नियम आते हैं, तो वो पढ़ा सकते हैं। इंटीग्रेशन नहीं आता है और फिर हम आपको पढ़ा देंगे, डिफरेंशिएशन नहीं आता है फिर हम आपको पढ़ा देंगे, ये संभव है क्या? तो किसी जगह पर यह पहचानना तो जरूरी है कि वो कंपिटेंस अगर हमारे में होगा तभी हम आपको हेल्प करने का काम कर सकते हैं। हमको खुद ही बात बात पे गुस्सा आता है, हम खुद ही छोटी छोटी बातों को लेके नाराज होते रहते हैं, फिर हमको लगेगा कि हम बच्चे को ठीक जीना सिखा देंगे। ये संभव भी है क्या? मैं हर बार ये उदाहरण देता रहता हूं कि आपका बड़ा बच्चा कोई बात नहीं मानता, ठीक है, आप उसको बुलाते हैं, पहले कहते हैं बेटा ये करो ये ना करो, वो नहीं सुनता, दूसरी बार थोड़ा जोर से बोलते हैं, तीसरी बार और डांट के बोलते हैं, चौथी बार थप्पड़ मारते हैं। अगर हम अपने बड़े बच्चे के साथ ये कर रहे हैं ना, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने बड़े बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन तुम्हारी बात नहीं माने तो क्या करना है। हम सिखा रहे हैं उसको कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन तुम्हारी बात नहीं माने तो क्या करना है। पहले बोलना है, फिर थोड़ा जोर से बोलना है, फिर डांटना है और फिर थप्पड़ मारना। और अगर अगली पीढ़ी आपसे थोड़ी ज्यादा स्मार्ट हुई और ये निष्कर्ष निकाल ली कि पहले 3 से काम नहीं चलता है, तो सीधा थप्पड़ मारने शुरू करती। फिर हमको लगता है बच्चे को हम तो थप्पड़ मारना सिखा नहीं रहे हैं, ये कैसे सीख ले रहे हैं? अजी सीख रहे हैं हमारे आचरण से, हमारे जीने से। हम ही दिन भर में झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं, थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं, विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, तो बच्चे कैसे ठीक हो जाएंगे? तो किसी जगह पर यह पहचानना तो जरूरी है कि जो योग्यता जितनी हमारे में हो गई है उतना ही तो हम दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। बाकी पर चर्चा करिए जितना भी करना हो, मुझे चर्चा करने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन समाधान तो तभी निकलेगा जब उस हिस्से को हम खुद कर पाते हैं। तो ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं। तीसरी इसमें बात ये कह रहा हूं कि ये हो सकता कि नहीं, अगर उसका उत्तर पूछेंगे हमसे और कितना कठिन है या आसान है, तो एकदम सिंपल बात कह रहा हूं कि समूह में अगर हम साथ मिलकर के काम करते हैं तो चीजें बहुत सरल हैं। आज से 20-22 साल पहले जब मैं अपना इंजीनियरिंग कर रहा था 2003-4 में ना, हमारे जो कंप्यूटर आते थे ना, ठीक है, 2003 का बता रहा हूं, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था, हमारे कंप्यूटर जो आते थे उसका हार्ड डिस्क जो है वो 40 GB होता था, 40 GB। उसका जो रैम होता था
वो 512 MB था, और उतना ऐड कर दो अगर एडिशनल स्लॉट में डाल के तो 1 GB का रैम हो जाता था, और वो हमारा सबसे स्मार्ट कंप्यूटर माना जाता था। आज तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका रैम 1 GB से ज़्यादा है। 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 भी हो सकता है, 12 GB है। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका अगर मेमोरी देखोगे तो वो भी 40 GB से ज़्यादा होगा। 512 GB। सामूहिक रूप से हमने 30 साल का एफर्ट है, 30 साल भी नहीं हुआ है, 25 साल का एफर्ट है कि कंप्यूटर हमारे जितने स्मार्ट थे उससे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हमारे हाथ का मोबाइल हो गया, क्योंकि हमने कलेक्टिवली उस पर काम किया है। मोबाइल स्मार्ट जब 25 साल में हो सकता है, आदमी क्यों नहीं हो सकता है? मुद्दा है उस पर कलेक्टिवली साथ में करके काम करने का, और एक दूसरे के लिए सहयोग हो पाने का, सपोर्टिंग हैंड हो पाने का। हम तुम्हारे लिए सपोर्ट बन सकें, तुम मेरे लिए सपोर्ट बन सको, जर्नी बहुत आसान हो जाती है कि नहीं? हम तुम्हारी टांग खींचते रहें, तुम मेरी टांग खींचते रहो, जर्नी कठिन हो जाती है। वही परिवार के 4 लोग एक दूसरे के साथ मैत्री और आत्मीयता से जी रहे हों तो अच्छा लगता है। वही 4 लोग एक दूसरों के साथ विरोध में लगे हों, उलझे हुए हों, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हों, बेवकूफ सिद्ध करने में लगे हों, वही जगह नर्क बन जाती है कि नहीं? तो तीसरी बात मैं एकदम सिंपल कह रहा हूं कि सामूहिक रूप में हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट हो करके आगे बढ़ते हैं तो चीजें हो सकती हैं। अगर वही हम सामूहिक रूप में एक दूसरे का सपोर्ट करने के बदले एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम खड़ा करने की जगह पर आएंगे तो फिर तो कठिन है। हजारों सालों से अगर नहीं हो रही हैं चीजें तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज नहीं हो सकता है। भाई आइंस्टीन के समय में मोबाइल नहीं था तो आज 3 साल का बच्चा भी मोबाइल जितना यूज कर लेता है उतना आइंस्टीन नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन आज हम कर सकते हैं। आज 10 साल की एज में भी हम कोडिंग जितना कर लेते हैं ना, ठीक, आइंस्टीन नहीं कर पाए। तो ये जरूरी नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ वो आज नहीं होता है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई हम आइंस्टीन से बहुत स्मार्ट हो गए। हम एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ आज जो वातावरण हमारा बना हुआ है उसमें अगर हम सब मिलकर के एफर्ट करेंगे तो सहजता से चीजें हो सकती हैं। होंगी कि नहीं उसको भी हम आगे धीरे धीरे देखते हैं, अगले 7-8 दिनों में उसको और एक बार हम देखने का कोशिश करेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं है। बट अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारा सामूहिक एफर्ट और एक दूसरे को सहयोग करने का माइंडसेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का माइंडसेट और कलेक्टिव एफर्ट, ये 2 के साथ होता है कि नहीं उसको देखते हैं, देखते हैं। ठीक, इतनी तो मेरी भूमिका थी चर्चा शुरू करने के पहले की। अब हम फॉर्मली चर्चा को शुरू करते हैं। ये तो बैकग्राउंड था जिस पर हमको बात करनी थी। कृतज्ञता की बात हो रही थी, ग्रेटिट्यूड की। ग्रेटिट्यूड कहते हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब एकदम सिंपल है, दूसरे से मिलने वाले सहयोग को जब हम देख पाते हैं तो उनके लिए जो फीलिंग हमारे अंदर आता है, जो भाव हमारे अंदर आता है, उसका नाम कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड है। अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर के इस कंटेंट पर बात कर रहा हूँ, इस वस्तु के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरे से ही शुरू होता है और मेरे पे ही खत्म होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों का हमको लैंग्वेज सीखने में योगदान रहा है, हमारे IIT तक पहुंचने में योगदान रहा है। आज भी इस कंटेंट को कह रहा हूं तो कई लोगों ने इसको समझने में हमको सहयोग किया है, जीने में हमको सहयोग किया है। वहां से खड़े होकर के हम कुछ बात करते हैं। अगर आग की खोज नहीं हुई होती तो आज गैस सिलेंडर नहीं बना होता, मैच बॉक्स नहीं बन गया होता। अगर पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज हम एरोप्लेन और रॉकेट और कार बना के नहीं घूम रहे होते, उसी पहिए के आविष्कार पर स्ट्रगल कर रहे होते।
तो जिसने पहले आग की भी खोज की होगी, पहिए का आविष्कार किया होगा, ढूंढ करके ये बात निकाला होगा कि गेहूं और चावल हमारे खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है और ये जहर की चीजें ठीक नहीं है, वो सब का कंट्रीब्यूशन है आज के दिन हमारे जीने में, कि नहीं? ये कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है हमको ना, तो ग्रेटिट्यूड स्वाभाविक रूप से आता है। मैं हर बार ये बात कहता हूं कि हम दूध पीते, दूध की मिठाइयां खाते, ये दूध गाय देती है कि मदर डेयरी, अमूल और पराग देते हैं? आपके यहाँ कौन सा आता है? सरस। दूध कौन देती? गाय देती कि सरस डेयरी देती है? जी, उस पर बाद में आऊंगा। पर यह पहचानना जरूरी है कि दूध गाय देती है, ठीक है? अगर हम ये सोचेंगे कि हम दूध 25 रुपये से या 50 रुपये से आता है, तो हमको ये समझना जरूरी है कि 50 की या 500 रुपया भी घर में पड़ा हो और गाय नहीं हो तो दूध मिलेगी? नहीं मिलेगा। उल्टा संभव है, पैसा नहीं हो और घर में गाय हो, दूध मिल सकती है, दूध मिल सकता है, कि नहीं? तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि जहां से हमको सहयोग मिलता है वो अगर हमको दिखाई देता है ना, तो हम वहां पर काम भी कर सकते हैं और उनके लिए हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से ग्रेटिट्यूड का फीलिंग आता है। वो सहयोग नहीं दिखेगा, जबरदस्ती ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं किया जा सकता है। तो अभी जिस मध्यस्थ दर्शन युवा शिविर को मैं बात कर रहा हूं, उसके संदर्भ में जिन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड है, मैं उसको यहाँ एक्सप्रेस कर दे रहा हूं। अदरवाइज डिटेल करने जाएंगे तब तो पेरेंट्स से लेकर के, भाई बहन से लेकर के, फ्रेंड से लेकर के बहुत लोग हैं जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुंचने में बहुत सहयोग किया है। तो मैं उस पूरी लिस्ट पर नहीं बात करके इस कंटेंट के संदर्भ में जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, उतने पर थोड़ी बात अपनी तरफ से कर देता हूं कि स्वाभाविक रूप से आज हम जो इस पूरी बात को समझने जीने का काम कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के प्रति, उन सभी सुपथ प्रदर्शक कहते हैं जिन्होंने हमको ठीक जीने में सहयोग किया। पथ कहते हैं रास्ते को, पाथ को। प्रदर्शक कहते हैं जिन्होंने उसको देखने में हमको सहयोग किया हो, मदद किया हो उसको। तो उन सभी व्यक्तियों के प्रति, उसको मैं एकदम सिंपल कर दूं, उन सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए जिन्होंने ह्यूमैनिटी को समझने के लिए, जीने के लिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने को कंट्रीब्यूट किया है, अपना योगदान दिया है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा, ये जो जिस मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के आधार पर हम इस बात को कर रहे हैं, तो श्रद्धेय ए नागराज जी ने इस पूरे काम को इनिशिएट करने के संदर्भ में उसका प्रतिपादन किया है, तो उनके प्रति भी वो कृतज्ञता होना स्वाभाविक सी बात है। वहां से आगे देखोगे तो मेरा जो ज्यादातर रहना हुआ है वो कानपुर का जो एक सेंटर है, मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान कानपुर, वहां पर गणेश बागड़िया जी, अर्चना दीदी और पूरी टीम है जिनके सानिध्य में मैं बहुत लंबे समय तक पल भर के भरा हुआ हूं और इस पूरे कंटेंट को समझने जीने का काम किया हूं। आज तो मैं बहुत कम रह पाता हूं वहाँ, क्योंकि हमारे वर्कशॉप्स देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा हैं और मैं ट्रैवलिंग में ही ज़्यादा हूँ। बट अगर मैं अपनी इस यात्रा को देखूं तो ये 3 जगह का कंट्रीब्यूशन हमको अपने में बहुत दिखाई देता है। उन सभी लोगों ने जिन्होंने ह्यूमैनिटी को, मानवीयता को समझने के लिए, खुद बेहतर होने के लिए, समाज के बेहतर होने के लिए कंट्रीब्यूट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका हमको वो मिलता ही है। अगर आपको हमसे कोई बात समझ में आती है तो इनडायरेक्टली गणेश बागड़िया जी का, ए नागराज जी का और लोगों का आपको सहयोग मिल ही रहा है ना, मिल ही रहा है ना। सीधा आप उनसे नहीं भी मिले होंगे, ठीक है, तो भी इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से वो कंट्रीब्यूशन, वो सहयोग आप तक पहुंच रहा है। तो मैं अपनी कृतज्ञता को देखूं तो ये 3 जगहों पर मैं उसको प्रधानता से देखता हूं। उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने समाज में मानवीयता को इस्टेब्लिश करने के लिए काम किया। मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के संदर्भ में श्रद्धेय ए नागराज जी के प्रति
जिन्होंने इस कंटेंट को साधना करके प्रतिपादित किया, एक्सप्लेन किया है, प्रपाउंड किया है। और गणेश बागड़िया जी और कानपुर टीम के प्रति जहां रह करके मैं इसको समझने, जीने, प्रयोग करने के लिए बहुत सारा काम किया। तो मेरी जगह से अगर मेरे ग्रेटिट्यूड को देखेंगे तो इन जगहों पर इस कंटेंट के संदर्भ में दिखता है। परिचय के बारे में तो थोड़ी बातें हम आगे करेंगे, शाम को कोई सेशन होगा अनुकूल तो आज और कल में थोड़ा परिचय का काम करेंगे। अभी तो हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस को हम पहले ही मार्क कर लिए हैं, इसलिए उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। अपनी ओर से जो कुछ बातें हमको भूमिका के रूप में कहनी थी वो भी मैं कह चुका हूँ, इसलिए इस स्लाइड पर नहीं रुक रहा हूँ, आगे बढ़ा लेता हूँ। युवा शिविर इसका नाम दिया है हम लोगों ने। प्रश्न बनता है युवा कौन है, युवा किसको कहते हैं? ठीक है, एक डेफिनेशन हमने यहाँ लिखा है, आप उसको जांच परख करके देखिए कि आपके लिए वो लागू होता है कि नहीं। और आप अपनी स्लाइड्स जब भी मूव करेंगे ना, आराम से करिए, बट उसी स्लाइड पर फोकस रहिएगा जिस पर यहाँ बात हो रही है। उसके आगे पीछे की स्लाइड्स में आप खो जाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हर स्लाइड का नंबर आएगा एक के बाद एक, और हम आपको पर्याप्त समय देंगे पीछे की स्लाइड से कुछ पूछना हो तो उसके लिए भी। तो आगे पर तो चर्चा आगे करेंगे ही, पीछे के लिए भी हम आपको पर्याप्त समय देंगे। तो सामान्य रूप से देखिएगा ना कि क्या लक्षण, क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या गुण पहचान करके किसी के युवा होने की पहचान होती है। तो ये दिखता है कि जो सही समझ में आता है ना, उसको करने के लिए एक जोश होता है, एक उत्साह होता है, एक तत्परता होती है। ठीक है, वो साहस होता है, वो करेज होता है, और एक तत्परता होती है, उत्साह होता है कि हम इसको कर सकते हैं। जो ठीक समझ में आता है ना, उसको करने की, करके देखने की हमारी एक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है। और दूसरा, प्रचलन में जो ठीक नहीं दिखाई देता है, जैसे इतनी सारी लिस्ट हमने देखी ना, जो समाज में हमको ठीक नहीं दिखता है, परिवार में हमको ठीक नहीं दिखता है, नेचर के साथ हमको ठीक नहीं दिखता है, वो जो प्रचलन में चल रही हैं गलतियां, उसको ठीक करने का हमारा एक मानस होता है। अगर ये दो चीजें हैं तो हम युवा हैं, उम्र चाहे हमारी जो भी हो। अगर ये दो चीजें खत्म हो गई हैं तो हमारा युवा होने का वो खत्म हो गया है, उम्र चाहे 18 साल हो कि 20 साल हो कि 14 साल हो। पहचान क्या होती खत्म होने की? आप देखोगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती ना, वैसे वैसे सही को करने के लिए जो उत्साह है ना, उसमें ऐसे उत्तर आने लगता है, यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन और वो लेकिन के बाद एक लंबी लिस्ट होती है, किंतु परंतु, जिसका मतलब होता है कि एक लंबी मजबूरियां गिनाते हैं, यार तुम नहीं समझोगे कि परिस्थिति क्या है हमारी। तो मैं कहता हूं कि जैसे जैसे ये किंतु परंतु की संख्या आपकी जिंदगी में बढ़ने लगे ना, आप समझिए कि युवापन खत्म होता जा रहा है। मैं अपने साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बहुत लोगों को देखता था, जब तैयारी कर रहे होते थे तो इस पर बहुत बात करते थे कि जा करके सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे। आज उनसे मिलो और बात करो उस पर, तो उनके पास एक लंबी लिस्ट है कि यार तुमको नहीं पता कि सिस्टम में क्या क्या हमको झेलना पड़ता है। ठीक है, और हर चीज में एक किंतु परंतु है। ठीक है, कोई मुझे बता रहे थे कि उसकी ट्रेनिंग में, ठीक है, ये बताया ही जाता है कि किसी चीज को डिनाई कैसे करें, डिले कैसे करें, उसको डिस्कशन में फंसा करके रखने का डिजाइन कैसा हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजों को हम कब समझदारी के नाम पर सीखते चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। तो जिंदगी में जितना मजबूरियों का लिस्ट बढ़ने लगे ना, समझो कि उतना युवापन खत्म होता जा रहा है। मजबूरियों की लिस्ट जितनी बढ़ने लगे, किंतु परंतु की संख्या जितनी बढ़ने लगे ना, उसका मतलब है कि हमारा वो जो युवक होने का, यूथ होने का जो कोर क्राइटेरियन था,
वो लूज होने लगा है, लूज होने लगा है। और आजकल बहुत बार तो ऐसा दिखता है कि 14, 15, 18 साल में भी इतने किंतु परंतु लग जाते हैं कि वो थोड़ी देर पहले बिटिया कह रही थी कि भाई इस उम्र में भी बहुत सारा तनाव होने लगा है, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होने लगा है, बहुत सारा दबाव होने लगा है। बच्चे सुसाइड करते हुए दिखाई देते हैं, डिप्रेशन का केस समाज में दिखाई देता है। ये सब देख ही रहे हैं हम लोग, देख ही रहे हैं। तो ये दो पहचान है, सही को करने के लिए जोश और उत्साह होना, और प्रचलन में जो गलतियां दिखाई देती हैं उसको बदलने का तत्परता होना, कमिटमेंट होना। जितना जितना हम परिस्थितियों से समझौता करना शुरू कर देते हैं, मजबूरियों का नाम लेकर के बहुत सारी गलतियों को भी स्वीकारने लगते हैं, आंख मूंद के उसको चलाने लगते हैं, उसका मतलब हमारा जो यूथ होने का वो था उतना खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है कि नहीं? ये बात ठीक लगती? देख पाते इसको कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आज के दिन बहुत बार ये उत्साह कम होता हुआ दिखाई देता है, किंतु परंतु की लिस्ट बढ़ने शुरू हो जाती है। ये दो चीजें अगर हमारे में है ना तो यूथ होने का क्राइटेरियन है हमारे में। अन्यथा हम दिखने में यूथ हो सकते हैं, होने में नहीं होंगे कि नहीं? दिखने और होने में तो फर्क है ना। ये बात ठीक लगती? अगला सवाल ये बनता है कि अगर हम सही को करने के लिए वो उत्साह होना, तत्परता होना, और जो गलतियां प्रचलन में व्याप्त हैं उसको बदलने और ठीक करने के लिए हम काम करना चाहते हैं, तो ठीक क्या है इसको समझना भी तो जरूरी है ना। ठीक क्या है और ठीक कैसे हो सकता है, अगर इसका हमको पता नहीं हो तो जाने अनजाने बीसियों गलतियां हम करते ही रहेंगे। हमारे लिए सही क्या है, मानव समाज के रूप में जीते हुए मेरे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, अगर उसकी पहचान ही हमको नहीं होगी तो जिसको सही मान लेंगे हम उसी में लगे रहेंगे कि नहीं? और आपने अगर गलत को सही मान लिया तो जितना ज्यादा जोर से उसको करेंगे उतना गड्ढे में गिरेंगे। अगर गलत को हमने सही मान लिया तो जितने उत्साह से, जितने जोर से हम उसको करेंगे, गड्ढे में उतना अपने को गिरा हुआ पाएंगे कि नहीं? तो युवा के लिए देखिएगा ना, व्यवस्थित होके जीने के लिए, हार्मनी में जीने के लिए, ऑर्गेनाइज होके जीने के लिए सही को ठीक ठीक समझना, उसकी क्लैरिटी होना, ये जरूरी है, ये जरूरी है। उसके अभाव में कभी हम स्लिप कर जाते हैं, कभी दूसरे के प्रभाव में आकर के भी हम स्लिप हो जाते हैं, कभी दूसरे के प्रभाव में आकर के भी हम स्लिप हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो चाहना तो है हमारी ठीक की, बट ठीक अगर पता नहीं है तो जिसको ठीक मान लेंगे उसी में लग जाएंगे ना कि नहीं? ठीक अगर पता नहीं है तो जिसको ठीक मान लेंगे हम उसी में लग जाएंगे। माइक माइक ले लो, सुनाई देगा लोगों को। सर इसमें एज डिपेंड नहीं करती कि 18 साल से ऊपर के युवा हैं सब? मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि जब तक ये दो लक्षण हमारे में बचे हैं ना तब तक हम युवा हैं, और ये दो लक्षण अगर खत्म हो गए, ठीक है, तो एज तुम्हारी कुछ भी हो, युवा होने का कुछ मतलब नहीं रह जाता। 15 साल की उम्र में भी अगर हम डिप्रेशन में घूम रहे हैं, तनाव में घूम रहे हैं, 200 शिकायतों से फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहे हैं, तो युवा होने का बचा क्या जी? जैसे बच्चे का बचपना है,
आप उसको 200 चीजों के दबाव में आके अगर 5 साल का बच्चा भी तनाव में उलझ जाए, उसी कंपटीशन में फंस करके उस परीक्षा के नंबरों के पीछे घिसता रहे, तो उसका बचपना कुछ बचता है क्या? तो जैसे बच्चे का बचपना होने का मतलब है कि उसकी एक मासूमियत होती है, उसकी एक खूबसूरती होती है, उसका एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ होना होता है, वो है तो बचपना है। वो खत्म हो गया तो कौन सा बचपना, उम्र चाहे 3 साल हो कि 5 साल हो। ऐसे ही युवा होने की जगह पर सही को करने का जज्बा होना, जो गलतियां हमको दिखाई देती हैं उसको बदलने का एक कमिटमेंट होना, एक तत्परता होना, ये है तो युवापन हमारा है, यूथनेस है। वो नहीं है तो उम्र चाहे कुछ भी हो हमारी, वो यूथनेस तो नहीं है। और सबको देखोगे ना, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं कह रहा हूं, अपने जिंदगी में किसी एक एज में हम सब अपने अंदर वो स्पार्क देखते हैं कि हम ठीक करना चाहते हैं और गलती को बदलना चाहते हैं। एक वो स्पार्क हम सब के अंदर दिखता है, कितने दिन टिकता है वो अलग बात है। और जितने दिन वो टिका रहा ना, बेसिकली उतने दिन ही हम यूथ हैं। जितने दिन में वो स्पार्क खत्म हो गया, इसका मतलब ये होता है कि अब आप भेड़ चाल में चलने के अभ्यस्त हो गए हैं कि नहीं जी। जैसे हम कभी कुछ काम करते हैं और बड़े वो कहते हैं कि ना नहीं ये गलत है, और अपन को वो सही लग रहा है, तो अपन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बढ़िया। इसका उत्तर यह है कि अगर परिवार में हम उस पर बात करेंगे ना, तो हम चर्चा कर सकते हैं। पहला चीज होता है ना, वो इस जगह से नहीं शुरू होता है कि हमको कुछ ठीक लगता है तो हम उसको करेंगे, आपको ठीक लगे चाहे नहीं लगे। मैं यहां से शुरू करने नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उसका पहला जगह है कि एक डायलॉग और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम परिवार में कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, मैं इसको क्यों ठीक देखता हूं, क्यों नहीं देखता हूं। आपको सुनता हूं कि आप अगर इसको ठीक नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं, उसके पीछे के कारण क्या है, फिर उस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा में एक ही बात ध्यान रखने की जरूरत होती है, आगे मैं और बात करूंगा इन मुद्दों पर अभी प्रश्न आ गया है तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। जाने अनजाने आज के दिन की चर्चा ऐसी होती है कि हम टेबल के 2 साइड में बैठ करके पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं, पार्टी हो जाते हैं हम दो। जब भी 2 पार्टी हो गई तो वहां पर डिस्कशन होगा कि बहस होगा, डिबेट होगा, बहस होगा। और बहस का निष्कर्ष पहले से पता है, वो तुम 2 मिनट करो कि 2 घंटा करो, उसका एक ही निष्कर्ष होता है, मैं सही हूं तुम गलत हो। कि इससे ज्यादा कोई निष्कर्ष होता है? सारे बहस का एक निष्कर्ष है, मैं सही हूं तुम गलत हो। उसको आधा घंटा करिए कि 1 घंटा करिए कि 2 दिन करिए कि 15 मिनट करिए, इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? आप जब एक साइड में होके चर्चा करते हैं ना, फिर मुद्दा ये ढूंढने का नहीं होता है कि तुम गलत हो, ये हम प्रूव कर दें और मैं सही हूं। ये प्रूव करना डिस्कशन का अल्टीमेट गोल नहीं है। डिस्कशन का गोल ये है कि हम दोनों मिलकर के देख सकें कि परिवार के लिए ठीक क्या है, और हम साथ साथ मिलकर के उसको कर सकें। क्या ठीक है? परिवार में हम एक साइड में रह करके कॉमन गोल के लिए काम करें, ये ठीक है? या पार्टी बन करके एक दूसरे को गलत प्रूव करते रहें, ये ठीक है? क्या ठीक है? फर्स्ट वाला। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा उसको रिस्पॉन्ड करता जा रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं टॉपिक क्लोज कर रहा हूं, इस पर डिटेल में और बात करेंगे हम जब उस रिलेशनशिप के इश्यूज पर आएंगे तो करेंगे। बट डायलॉग का पहचान ये है कि हम टेबल की सेम साइड में खड़े होकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, ना कि पार्टी बन के डिस्कस कर रहे होते हैं। पार्टी बन करके वो डिस्कशन जैसा होता है डिस्कशन नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे 18 साल की हमारी उम्र हो, हम यूथ जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ये 2 चीजें नहीं हैं
तो यूथ नहीं है, हमारा यूथनेस नहीं है, युवापन नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे शकल सूरत से हम आदमी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, चोरी करते हुए आपको दिखाई दें, डकैती करते हुए दिखाई दें, हत्या करते हुए दिखाई दें, भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दें, तो आप हमारे आचरण को मानवीय कहोगे कि अमानवीय कहोगे? ह्यूमन कहोगे कि इनह्यूमन कहोगे? शकल सूरत रूप रंग चेहरा सब तो आदमी वाला है जी, आदमियत नहीं है। ये सब मानव वाला होते हुए भी कुछ खास लक्षण नहीं है, गुण नहीं है, वो आचरण व्यवहार में वो चीज नहीं दिखती है, तो ये शकल सूरत सब मानव वाला होते हुए भी हम कहते हैं कि तुम्हारा ये व्यवहार मानवीय नहीं है, तुम्हारा ये आचरण मानवीय नहीं है, तुम्हारा ये जीना मानवीय नहीं है। इसका मतलब कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ सर्टेन लक्षण होते हैं, कुछ सर्टेन चीजें जीने में होनी जरूरी हैं, तब तो वो मानव कहलाएगा, नहीं तो मानव कैसे कहलाएगा? कैसे कहलाएगा? ठीक है, कुछ भी कठिन लगे तो बिना संकोच के हमको रोक के पूछ लीजिएगा। मुझे कोई सिलेबस कवर नहीं करना है, मुझे तो आपसे बात करनी है, और उसमें जितना आप पूछोगे हमको अच्छा ही लगेगा। इतना ही ध्यान रखना होता है कि जिस टॉपिक पर बात हो रही हो उसी से जुड़े प्रश्नों को हम पूछें। टॉपिक कुछ और चल रहा हो, प्रश्न किसी और साइड से आएंगे तो डिस्कशन बिखर जाएगा। पर एक जगह पर उसको हम बना के रखेंगे तो जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे हमको अच्छा लगेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो आप अपनी जगह से हैंड रेज कर लें, माइक सभी जगहों पर उपलब्ध हैं। 4 माइक को चारों कॉर्नर्स पर हमको रखना चाहिए, लगभग इसको 4 सेट में बांट के, बढ़िया। और जिनको भी प्रश्न पूछना हो हाथ उठा लीजिए, उस क्वार्टर में जिसके पास भी माइक होगा वो आपके तक पहुंच जाएगा। आपको सिर्फ अपना हैंड रेज करना है और कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चले। इतने पर कोई प्रश्न तो नहीं? बढ़िया, ठीक। तो इस स्लाइड को पूरा करके हम इसको रोकते कि युवा के फिसलने या भटकने की जगह देखिएगा कि क्या है ना। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जिस रास्ते से हम चल रहे हो ना, उसके बेनिफिट्स तो हमको मिल ही जाते हैं, ठीक है। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि उस रास्ते की जो कठिनाइयां हैं वो हमको पता रहे। तो अगर हम कार से चल रहे हैं तो कार एक्सीडेंट को कैसे डील किया जाए ये हमको पता होना जरूरी है। अगर हम पैदल चल रहे हैं ना तो पैदल के एक्सीडेंट को डील करने भर हमको आना चाहिए, कार एक्सीडेंट की जरूरत नहीं। एरोप्लेन में जब चल रहे हैं ना तब ये जानना जरूरी होता है कि उसमें सेफ्टी के रूल्स क्या हैं और एक्सीडेंट होगा तो क्या करेंगे। कार में चलते हुए उसको जानने की जरूरत नहीं है, या नहीं भी जानेंगे तो काम चल जाएगा। तो जिस एज से, जिस फेज से हम गुजर रहे हैं ना, उसकी कठिनाई क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसको भी पहचानना जरूरी होता है ताकि हम स्लिप ना कर जाएं। तो जब नदी में उतरते हैं ना तब ये सीखना जरूरी है कि मगरमच्छ आ जाए तो क्या करेंगे कि नहीं। रोड पे चलते हुए वो नहीं भी आता है तो चलेगा, लेकिन अगर नदी में उतर रहे हैं तो नदी की गहराई से बचने का और नदी के उन जीव जंतुओं से बचने का भी हमको आइडिया होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? तो युवाओं के जो फिसलने की जगह है ना, वो ये दिखता है कि सही की क्लैरिटी नहीं हो तो उसके अभाव में हम जिसको सही मान लेते हैं उसी में पूरे उत्साह से लग जाते हैं। तो जिसको हमने मान लिया सही, बचपन में एक एडवर्टीजमेंट देखा, एक मूवी देखी, कोई हीरो अच्छा लग गया, कोई हीरोइन अच्छी लग गई, वो रोल मॉडल बन जाता। आप पूछिए बच्चे से क्या बनना है, उस एक्टर का नाम लेके बताएगा कि उसके जैसा बनना है। हमको कोई म्यूजिक पसंद आ गया, ठीक, क्या करना है, म्यूजिशियन बनना है, ठीक, ये गोल बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि म्यूजिशियन बनना गलत है,
या मूवी गलत है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर पूरे जान पहचान करके हमने उसको नहीं चुना है तो हम किसी को गोल के रूप में आज चुन लेते हैं, 4 साल बाद लगता है यार गलत जगह फंस गए। लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस में हमको ऐसा लगता है कि हम गलत जगह फंस गए। तो जब हम चुन रहे हैं उसी समय हम सारी पॉसिबिलिटी को देख करके चुने ना। डिसीजन की बात हो रही थी आजकल, जब मैरिज में भी दीदी मैरिज के प्रश्न को पूछ रही थी, मैरिज में, कैरियर में, इन सब जगहों पर जहां कहीं भी हमको डिसीजंस लेना होता है ना, बहुत बार हमको लगता है कि ये हमसे चूक हो गई, गलती हो गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पूरे एस्पेक्ट को देखने का काम नहीं किया डिसीजन लेते समय। किसी एक छोटे हिस्से को देखा, उतने के बेसिस पर ही डिसाइड कर लिया, बाकी कॉर्नर्स हमने उसके देखे ही नहीं। तो सही की क्लैरिटी के अभाव में जिसको सही मान लेते हैं उसी में हम लग जाते हैं। पहली कठिनाई तो ये होती है। दूसरी कठिनाई कई बार ये होती है कि सही पता होते हुए भी कैसे करें इसका अगर उपाय नहीं दिखता है हमको, तो जाने अनजाने दसियों गलत तरीके हम अपना लेते हैं। कि हमको पता तो चल गया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपको, उदाहरण ले रहा हूं मैं, देश की कोई नीति लगे कि ये ठीक नहीं है, सिस्टम लगे कि ये ठीक नहीं है, व्यवस्था में लगे कि ये चीज ठीक नहीं है, अगर उसको ठीक करने का उपाय नहीं पता होता ना, तो बहुत बार लोग हथियार उठा लेते हैं। देश में नक्सलवाद की समस्या दिखाई देती है, ठीक, नक्सलिज्म का ये समस्या इसीलिए दिखाई दे रही है कि कुछ चीजों को उनको लगा कि समाज में बदलना चाहिए, ठीक नहीं है, तरीका सही नहीं पकड़ में आया तो हथियार उठा लिए। अब वो हथियार उठाने का हश्र ये होता है कि खुद भी मरते हैं, 10 और की भी मौत का कारण बनते हैं। कि नहीं? तो तरीका भी अगर हमको नहीं पता होता है ना, तो उसके अभाव में हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। चाहते तो हैं हम ठीक करना, तरीका पता नहीं होने से गलतियां होती रहती हैं। ऐसे ही देखिएगा ना, तो जीने के समग्र फैलाव का मतलब वही है। टोटलिटी में अगर अपने जीने को हम देखने का काम नहीं किए हैं, नैरो होकर के देखने का काम किए हैं, तो बाकी एस्पेक्ट तो छूटेंगे ही। उदाहरण के लिए, अगर हमने लाइफ की पूरी तैयारी सिर्फ इस बात पर किया है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तो 25 साल के बाद एक अच्छी नौकरी आपके हाथ में हो सकती है। बट अगर आप उससे सोचेंगे कि उस नौकरी मिलने से ये भाग भी हो जाए कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ठीक कैसे जीना है, या पेरेंट्स के साथ ठीक कैसे जीना है, या समाज में ट्रैफिक भी आपको ठीक मिल जाए, ये कैसे संभव है? अगर हमने, और मैं इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कैरियर के लिए काम नहीं करें, निश्चित रूप से काम करें, लेकिन अगर टोटलिटी में देख करके काम करने का काम हमने नहीं किया है, तो जिस हिस्से पर काम करेंगे वो ठीक हो जाएगा, बाकी खराब रहेगा। ये ठीक वैसा ही है कि आप अपने कपड़े का ध्यान रखेंगे तो कपड़ा ठीक रहेगा, घर की बाकी टेबल, कुर्सी, मेज, किताबें, इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो खराब रहेगा। तो अगर पूरा घर हम व्यवस्थित चाहते हैं, तो कुछ 1-2 टुकड़े टुकड़े पर काम करने से काम चलेगा, या पूरे घर के सभी हिस्से पर काम करना होगा? सभी हिस्सों पर काम करना होगा ना। तो टोटलिटी में जीने पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, किसी छोटे हिस्से को पकड़ के बात करेंगे, ठीक है, तो चीजें तो उलझेंगी। और ये आखिरी बार ये लिखी हुई है कि कई बार स्वयं को बदलने के पहले हम समाज को बदलने में लग जाते हैं, खुद सीखे बिना दूसरों को सिखाने पर आ जाते हैं। उसमें कठिनाई इतनी होती है कि फिर हम आपको सिखाना चाहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि आपके पास भी एक लिस्ट है हमको सिखाने की। तो खुद समझे बिना जब दूसरों को करने जाते हैं ना, तो वो पुराना लाइन है कि कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, ठीक है, कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जो बात खुद समझ में नहीं आई औरों को समझाया है। मैं 5 साल का भी बच्चा होगा ना, उससे पूछ लेना, अगर उसको भाषा आती होगी ना,
तो उससे पूछ के देखना कि तुम समझदार होना चाहते हो कि ना समझ, देखना क्या उत्तर देता है। तो ये चाहना तो हम में से हर किसी में है ही। कैसे पूरा हो सकता है उस पर हम लोग लंच के बाद बात करेंगे।